नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आई है। 37 साल में कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। सोमवार को योगी आदित्यनाथ का दूसरा दिन है। दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। बताया जाता है कि उन्होंने यूपी के आगामी प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा की है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी योगी आदित्यनाथ मिले। इस दौरान नितिन गडकरी ने योगी आदित्यनाथ को यूपी की जीत पर बधाई दी। अगले 5 साल तक सरकार चलाने का रोड मैप बनाने के लिए बड़े बड़े नेताओं के साथ योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में मीटिंग चल रही है। दिल्ली प्रवास के दूसरे दिन भी योगी आदित्यनाथ कई बड़े नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले दिन यानी रविवार को भी कई दिग्गज नेताओं से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी। दिल्ली पहुंचे सीएम योगी ने सबसे पहले रविवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की थी। इस दौरान सीएम योगी ने यूपी चुनाव और विकास कार्यों के बारे में उपराष्ट्रपति को जानकारी दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। पीएम मोदी से करीब 1.25 घंटे तक बातचीत की और उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आने का औपचारिक न्योता भी दिया। फिलहाल योगी ने शानदार जीत के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचकर बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की और योगी 2.0 की नीतियों पर बात की। उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन तैयार हो गई है। एक बार फिर बीजेपी सरकार सत्ता में वापस आ गई है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव छोड़ेंगे। बताया जा रहा है कि वो आजमगढ़ से अपनी सांसदी बरकरार रखेंगे। वो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका भी तलाशेंगे और जैसे ही अखिलेश यादव इस सीट को छोड़ेंगे तो लाजमी है इस सीट पर उपचुनाव होगा। और माना जा रहा है कि उपचुनाव में विधानसभा चुनाव हार चुके स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। चर्चा है कि अखिलेश के करीबी कुछ बड़े नेताओं ने ये फॉर्मूला पार्टी के भीतर रखा है, लेकिन कोई पुष्टि नहीं है। दरअसल रविवार को अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई थी। माना जा रहा है कि चुनाव में हार की वजह की समीक्षा की गई और साथ साथ फाजिल नगर से स्वामी की हार के लिए बीजेपी के सोची समझी कैंपेन को वजह बताया गया। करहल सीट पर समाजवादी पार्टी के सोबरन सिंह यादव 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के लिए अपनी सीट छोड़ी थी। अखिलेश यादव ने पहली बार विधानसभा चुनाव इस सीट से लड़ा और सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को हराया था। पिछले लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ समेत 5 सीटें ही जीती थी और अब खबर है कि अखिलेश यादव करहल सीट छोड़ सकते हैं। हालांकि ये महज कयास ही है, क्योंकि पार्टी की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। दुनिया भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और करीब 3,579 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। हैरानी की बात तो यह है कि अब चीन में भी कोरोना के केसों ने रफ्तार पकड़ ली है। चीन में रविवार को कोरोना के 3100 केस सामने आए, जो पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा केस बताए जा रहे हैं। आलम यह है कि चीन में तेजी से बढ़ते कोरोना के केसों को ध्यान में रखते हुए शेनजेन में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस लॉकडाउन से यहां रहने वाले करीब 1.7 करोड़ लोग घरों में कैद हो गए हैं। चीन ने शंघाई में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को भी बंद कर दिया है। इससे पहले शुक्रवार को चांगचुन में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। इसके अलावा शानडोंग के यूचेंग में भी लॉकडाउन का ऐलान किया गया। चीन में अधिकारियों का कहना है कि ओमिक्रॉन के चलते केस बढ़ रहे हैं। चीन में केस बढ़ने के चलते लाखों लोगों को लॉकडाउन के तहत घरों में कैद होना पड़ रहा है। 1.70 करोड़ आबादी वाले शेनजेन में सोमवार से सभी शहरों गांवों में लॉकडाउन लगा दिया गया। यहां मेट्रो बस सर्विसेज भी बंद रहेंगी। शंघाई में भी स्कूलों, बिजनेस और मॉल रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है। अब तक दुनिया में कोरोना वायरस के 45.85 करोड़ केस सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से 39.16 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के एक्टिव केस 6 करोड़ से ज्यादा हैं, यानी इन लोगों का अब भी इलाज चल रहा है।
दुनिया भर में कोरोना के 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे ज्यादा केस दक्षिण कोरिया में मिले हैं। यहाँ 3,50,176 कोरोना के केस मिले हैं। वहीं इसके बाद जर्मनी में 2,13,264, वियतनाम में 1,66,968, फ्रांस में 60,422, इटली में 48,886 और रूस में 44,989 केस मिले हैं। देश में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दिनों दिन गिरावट का दौर जारी है। लगभग एक हफ्ते से डेली मामले 5,000 से कम आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड केसों में 19.6% की गिरावट आई है। आज आए मामले 2020 के बाद से कोरोना के सबसे कम रोजाना मामले दर्ज हुए हैं। आज देश में पिछले 24 घंटों में 2,503 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,29,93,494 हो गई है। वहीं आज मौतों के मामलों में भी राहत है। पिछले 24 घंटे में 27 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब 5,15,877 पर पहुंच गया है। वहीं बता दें कि देश में फिलहाल रिकवरी रेट बढ़कर 98.72% है। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश भर में 4,377 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,24,41,449 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस भी 40,000 से नीचे पहुंच गए हैं, जो कि अब तक दर्ज किए गए कुल मामलों के 1% से भी कम हैं। अब एक्टिव केस 36,168 हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण आई तीसरी लहर के बाद देश में हालात काफी सुधर गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 4,61,318 खुराकें लोगों को लगाई गई है और अब तक वैक्सीन के कुल 180,19,45,779 करोड़ डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 5,32,232 टेस्ट किए गए हैं और अब तक देश में लगभग 77,90,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बुधवार के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 885 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है और 15 मरीजों की मौत हुई है। ये सभी पिछले दिन हुई मौतें हैं। नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 251 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है और किसी की भी मौत यहां नहीं हुई है। कर्नाटक में 164 मामले सामने आए हैं और किसी की भी मौत नहीं हुई है। वहीं तमिलनाडु में 95 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और लगातार तीसरे दिन कोई मौत नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 56 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में किसी व्यक्ति की मौत इस बीमारी से नहीं हुई है और दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 132 नए मामले दर्ज किए गए हैं। रूस और यूक्रेन जंग का आज 19वां दिन है। बीते 18 दिनों में रूस ने लगभग आधे से ज्यादा यूक्रेन को तबाह कर दिया है। आज 19वें दिन यूक्रेन के करीब 19 शहरों पर हवाई हमलों का रेड अलर्ट जारी हो गया है। राजधानी कीव और खार्किव पर भी रूसी सेना का मिसाइल अटैक अब भी जारी है। एक तरफ यूक्रेन तबाह हो रहा है तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया खामोश है। कोई यूक्रेन की मदद को आगे नहीं बढ़ रहा। बस कुछ पाबंदियों के जरिए रूस को झुकाने की कोशिश में दुनिया भर के देश जुटे हैं, लेकिन रूस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस बीच राजधानी कीव के करीब चेचेन विद्रोही भी पहुंच चुके हैं। बता दें कि चेचेनिया में सत्ता पर काबिज चेचेन लड़ाके रूस के पक्ष में इस युद्ध में उतरे हैं और यूक्रेन की सेना के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं। कीव के पास पहुंचकर चेचेन लड़ाकों ने कई वीडियो जारी किए हैं और दावे किए हैं कि कीव के पास यूक्रेन सेना के कई ठिकानों पर उन्होंने हमले किए हैं। इससे पहले रविवार को रूस ने यूक्रेन के एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर हमला किया था।
इसमें 180 विदेशी हत्यारों को मारने का दावा किया गया था। बताया जा रहा है कि रूस ने सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइलों से अटैक किया था। दूसरी तरफ यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि रूस के हमले में 35 लोग मारे गए और 134 घायल हुए हैं। उन्होंने पीड़ितों की राष्ट्रीयता की पहचान का खुलासा नहीं किया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को नाटो से अपने देश पर नो फ्लाई जोन लगाने की गुहार लगाई है। जेलेंस्की ने आधी रात के तुरंत बाद जारी एक वीडियो संबोधन में कहा है कि अगर आप हमारे आकाश को बंद नहीं करते तो ये केवल कुछ समय की बात है जब रूसी रॉकेट आपके क्षेत्र में, नाटो क्षेत्र में गिरेंगे। उधर यूक्रेन और रूस के बीच चौथे दौर की शांति वार्ता आज होने जा रही है। दोनों पक्षों के ओर से पिछले दौर में हुई बातचीत को सकारात्मक बताया गया है। ऐसे में ये बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों पक्षों ने 2 सप्ताह से अधिक की लड़ाई को समाप्त करने के उद्देश्य से पहले के दौर में प्रगति की सराहना की। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ये युद्ध आम लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब तक 596 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं 1067 लोग अब तक घायल हुए हैं। दूसरी तरफ जंग के बीच यूक्रेन का दावा है कि उसने 13 मार्च को रूसी सेना के 4 प्लेन और 3 हेलीकॉप्टर मार गिराए। कहा गया है कि अटैक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से किया गया था। यूक्रेन का दावा है कि अब तक वो रूस के 13,000 से ज्यादा सैनिकों को मार चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।